लेक्चर 40 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी ऐलान करता चलूं, CRN 124757, CRN 124757 हाइब्रिड में है कोई, अपने को नहीं पता। CRN 122642, 122642 अनीसुर रहमान, पता नहीं है नाम का, बताऊं नाम बताऊं, अनीसुर रहमान। ये दोनों ही सेकंड और थर्ड थे। मैंने तो इनको कुछ नहीं कहना था, बस ये कहना था कि थोड़ी सी कोशिश और कर लें। अच्छा, अब आते हैं फर्स्ट बच्चे की तरफ। आपके बैच में फिजिकल और हाइब्रिड में मदिया सतार, कौन है मदिया सतार? मदिया सतार हाइब्रिड में है। मदिया सतार हाथ खड़ा कर, मुझे नजर नहीं आ रहा, अगर हैं तो। हाँ, फर्स्ट पे बैठे हैं। बेटा आप पिछली क्लास में भी यही नहीं बैठे थे? बैच 1 में भी आप फर्स्ट थे, बैच 2 में भी आप फर्स्ट थे? नहीं 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 नहीं, ये कोई और, अच्छा वो और स्टूडेंट हो गया। अच्छा, इत्तेफाक से वो स्टूडेंट भी ऐसे ही इसी जगह पे बैठे थे। ओह, ये सीट है फिर टॉपर्स की। अच्छा जी, तो मदिया सतार की 3 टेस्ट में एग्रीगेट परसेंटेज है 64% और ये फर्स्ट है। इंशाल्लाह ये क्लास के बाद में इस महक को मिलने कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इनको दिया जाएगा कल, एक छोटी सी सेरेमनी। और बाकियों को ये इसलिए सामने अनाउंस किया जा रहा है कि वो भी थोड़ा सा गुस्सा करें अब अगली बार। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ठीक है, और टेस्ट आ रहे हैं, उन पे एफर्ट करें। इंशाल्लाह आप लोगों का भी नाम बजेगा और आप लोगों का भी तूती बोलेगा और आप लोगों को भी बुलाया जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं बुलाया जाएगा तो कोई ना कोई सरप्राइज जरूर होगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे मेकिंग एफर्ट्स एंड देखें 3-4 टेस्ट बाद दोबारा कोई टोटल कर लेंगे, ठीक है जी, सही है। तो वैसे अफसोस किस किस को हो रहा है, काश हम थोड़ा सीरियसली करते टेस्ट। हम आइंदा के लिए अब थोड़ा सा एहतियात करेंगे, ठीक है, चले। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी मैं उम्मीद तो है क्लास के एंड तक होपफुली लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, तो मैं वहाँ पे भी जो ऑनलाइन बच्चों में जो टॉपर है उसको भी अनाउंस कर दूंगा। लेकिन अगर ना आए तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वो शेयर कर दिया जाएगा। आते हैं टेस्ट की डिस्कशन की तरफ। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना शुरू किया था। मैंने आज असेसमेंट को पूरा डिस्कस किया है और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। और लकीली आप लोगों के लिए और अनलकीली मेरे लिए आज भी मैं प्रोग्रेस बिलिंग को नहीं करवा सका, क्योंकि बाहर असेसमेंट डिस्कशन एक दिन तो ले ही जाती है। तो कोई नहीं, आप लोगों को एक और दिन मिल गया है और चीज़ों को रीइंफोर्स करने का। अच्छा है, उसके बाद तो फिर पता है आपको प्रोग्रेस बिलिंग आखिरी कॉन्सेप्ट है। प्लीज बातें नहीं। ऑन यकम मार्च 17 जमींदार इंपोर्टेड एन ऑटोमेटिक प्लांट फॉर 130। कल ये बात हो रही थी क्लास में, चूंकि एंड पर हुई थी तो जरा दोबारा से करते हुए चलते हैं। द कमीशनिंग ऑफ प्लांट वॉज कंप्लीटेड ऑन यकम जनवरी 18 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। वहीं खड़े रहना भाई, लेट आने वाले। अच्छा 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 अच्छा, तो बैग सर पहले टाइम पे आ गया था, मैं ही लेट हूं ना। कमीशनिंग मैंने कहा था कल आपको, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा, ठीक है, यही कहा था ना कल। ऐसे ही लिखा हुआ था पिछली क्लास में, आपकी क्लास का लिखा हुआ था जो मैंने मिटाया फिर, ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। मैं तो कहता हूं आप भी निकल जाते, कोने पे इसको भेजते। अच्छा, अब 130 मिलियन का ये प्लांट है और इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा पे कमीशनिंग पे 10 मिलियन लगा है और ये यकम जनवरी 18 को हमें मिल गया है, अवेलेबल हो गया था। तो 140 की कॉस्ट हमने कही थी, यकम जनवरी 18 को है। फिर इकोनॉमिक लाइफ 12 साल थी और यूजफुल लाइफ 8 साल थी। हमने कहा था जी 12 साल को छोड़े, हमारे लिए तो रेलेवेंट 8 साल होती है, और वो भी फिलहाल यूज नहीं हुई थी क्योंकि हमने लाइफ को यूज ही नहीं किया था। उसने हमें कह दिया था 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपने डेप्रिशिएट करना है, ठीक है जी, तो सही है। फिर हमने आगे पढ़ा तो उसने कहा ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट फॉर द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस प्लांट, इस प्लांट की जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड डिक्लाइन हो रही थी, इस वजह से एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरीड आउट ऑन 31 दिसंबर 21। तो ये हमने कल वर्किंग शुरू कर दी थी, ओपन कर ली थी। 31 दिसंबर 21 पे हमने इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है। ये ऐसे ही ये कल का लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ मिटा दिया सब कुछ ताकि नए सिरे से दोबारा से इसको रिवाइज कर ले, ठीक है। तो सवाल में उसने कहा इम्पेयरमेंट टेस्ट चेक करो है कि नहीं है, तो हम इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए ये वर्किंग करते हैं। इसका फॉर्मेट बना लिया करो ताकि मैक्सिमम चीजें इसमें आप डाल सको जो समझ में आए। पासिंग मार्क्स तो लाजमी मिल सकते हैं फिर इस तरह से आपको, क्योंकि हर सवाल के अंदर आसान नंबर मौजूद होते हैं। हर सवाल आधा सही करने वाला पर्चे में पास हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा पर्चा आधा सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए करते रहना है सवाल, रुकना नहीं है। अच्छा, अब ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड 31 दिसंबर 21 पे खड़े होकर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया और कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की। बाद में वो इंफॉर्मेशन की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले तो 31 दिसंबर 21 पर अपने इस एसेट को लेकर तो आ जाएं, बुक वैल्यू तो निकाल लें, क्योंकि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम बुक वैल्यू निकालते हैं, या निकली हुई मिल जाए पहले सवाल की तरह से, एप्रीकॉर्ड वाले की तरह से, तो भी बिस्मिल्लाह करके वो भी ले लेते हैं। यानी कि इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हुए हमने बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना होता है, ऐसे ही है। तो बुक वैल्यू सवाल की निकालने के लिए हमने ये काम कल कर लिया था। 31 दिसंबर 21 पर बुक वैल्यू बताओ जरा,
ये देखो ना 140 कॉस्ट 140 पड़ी थी, ये बात समझ में आती है। 130 जमा 10 140, यकम जनवरी 18 पे। फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो हर साल की डेप्रिसिएशन निकलती आई बुक वैल्यू पर रेट लगकर 28 पहले साल की। ये कल वर्किंग की थी आपकी क्लास में, यहां तक की थी, बल्कि यहां तक की थी, वो तो बैठ गया पिछली क्लास में, ठीक है। तो हर साल की डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर 20%, बुक वैल्यू पर 20%, बुक वैल्यू पर 20%, बुक वैल्यू पर 20%, और बुक वैल्यू 31 नंबर 21 में कितनी है 58। ये 58 जो है ये 31 दिसंबर 21 की बुक वैल्यू है, जो हमने अपने इंपेयरमेंट टेस्ट के अंदर लिखनी है, ठीक है। और सही है, चलो अच्छा जी। अब 58 आ गया था, ये कल हमने यहां पर लिख भी दिया था 58, ठीक हो गया, सही है, ठीक है। साथ के बैठ जाए, डिस्कशन में पता लग रहा होता है कि कैसे मार्किंग करनी होती है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। बुक वैल्यू एसेट 31 दिसंबर 21 पे पहुंच गया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वो कहता है इस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट लगाया है और ये इंफॉर्मेशन गैदर की है। द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ सिमिलर प्लांट इन लोकल मार्केट इज 50 रुपए एंड द प्रेजेंट डीकमीशनिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 2। डीकमीशनिंग कहते हैं, मैंने आपको कहा था डिसमेंटलिंग या डी इंस्टॉलेशन, जो भी कह लें। तो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड, ये कॉस्ट टू सेल होती है। तो हमने यहां पर फेयर वैल्यू 50 लेस 2 कॉस्ट टू सेल किया था, और हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट कितनी आ गई थी जी 48। फिर एक जाते जाते बात की थी, वो दोबारा कर दूं। आपके जहन में क्या आएगा, ये पता नहीं कहां से आ गया 0, अच्छा चलो कुछ होगा। आपके जहन में क्या आता है ऐसी बात देखकर कि 50 मिलियन आज की फेयर वैल्यू है, तो ये रेजल वैल्यू क्यों नहीं ली थी? भाई देखें, पहली बात तो ये है कि ये हम खड़े हैं कोई पहला दूसरा तीसरा चौथे साल के एंड पे, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात, अगली चीज को भी मैं रेजल वैल्यू नहीं कहने दूंगा। क्या? द प्लांट्स नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज 4 मिलियन। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको कहा था दो चीजों में आपको कंफ्यूजन आएगा। एक ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट दे रहा है सर 2 मिलियन, तो ये तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड होती है, ये करें? भाई नहीं, वो तब मैंने कहा था करेंगे ऐड जब वो कहे स्टार्ट में खड़े होकर 140 का हमने ये एसिड खरीदा और 8वें साल के एंड पर डिसमेंटलिंग की इतनी कॉस्ट आए जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आज इतनी है, पहले दिन खड़े होकर दे दे तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना, वरना नहीं करना। ये तो 31 दिसंबर पे खड़े होकर हमें वैल्यू यूज निकालने के लिए फ्यूचर कैश फ्लो दे रहा है, मतलब स्टार्ट में खड़े होकर कोई अंदाजा नहीं था इसका, इसलिए कोई रेजल वैल्यू नहीं अज्यूम कर लेनी। या हो सकता है कोई रेजल वैल्यू उन्होंने अज्यूम की भी हो, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उन्होंने रेट में उसको इनबिल्ड कर दिया है, हमें उन्होंने नहीं बताया है, इसलिए हमने उसकी बात जो है वो नहीं की। एक बात समझ आ गई, डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी और रेजल वैल्यू भी। रेजल वैल्यू भी ऐसे ही है, इस 4 को आपने रेजल वैल्यू नहीं कह देना, इस 4 को रेजल वैल्यू नहीं कह देना, क्योंकि सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ ऑन यकम मार्च 17 एसेट आया, यकम जनवरी 18 पे ये कॉस्ट पे इतने कॉस्ट पे तैयार हो गया, और उसके बाद हम इस दिन खड़े होकर एस्टिमेट लगा रहे हैं कि लाइफ के एंड पे इसकी रेजल वैल्यू इतनी होगी। अगर ऐसा बोल देता तो फिर कंसीडर करते। खैर ये मसला तो यहां पे होना ही नहीं था, क्योंकि रेजल वैल्यू दे भी देता तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो उसको वैसे हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, सही है। और हो सकता है उन्होंने कोई रेजल वैल्यू अज्यूम की भी हो, तो उन्होंने कैलकुलेट करते उस फॉर्मूला में डाल दी होगी, हमें जो रेट मिला है हमने उसी को यूज करना है, रेजल वैल्यू को तो हमने परवाह करनी ही नहीं थी सवाल के अंदर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी होता तो जब तक यहां ना बताता रेजल वैल्यू, हमने इसको रेजल वैल्यू नहीं ले लेना, ये याद रखना, ठीक है। ये तो 31 दिसंबर 21 में खड़े हम एस्टिमेट्स लगा रहे हैं कि फ्यूचर में अगर चलेगा तो इतना मिलेगा और एंड पे जो है वो इतना कबाड़ियों को देकर 4 मिलियन भी मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कभी भी रेजल वैल्यू कह नहीं देना, ओके। चले कहां से कहां निकल गए हम। पॉइंट 1 हो गया जी, पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 में कहता है नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 4 मिलियन। ये जब फ्यूचर कैश फ्लोज को लेंगे ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हुए, तो आखिरी साल के ऊपर इस 4 मिलियन को भी प्लॉट करना है, ठीक है, भूलना नहीं। ओके नेक्स्ट, द करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, अब मार्केट रेट तो 8 है, अगर यहीं पर चुप कर जाता तो ये 8% ही डिस्काउंट रेट था, लेकिन साथ ही उसने क्या बोला, हाउएवर एन इन्वेस्टर वुड आस्क एडिशनल रिटर्न ऑफ 2% फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन सच अ प्लांट। इस प्लांट के अंदर इनहेरेंट कोई रिस्क ज्यादा है जिस वजह से इन्वेस्टर 2% ज्यादा मांगेंगे। तो इंटरेस्ट रेट प्री टैक्स लेना है और एसेट स्पेसिफिक लेना है। अगर वो एसेट स्पेसिफिक कोई एडजस्टमेंट बता दे तो हमने उसको लेना होता है, फिर मार्केट को नहीं लेते होते, बिजनेस को नहीं लेते फिर एसेट। और ये लिखा हुआ था, ये कोई ऐसी बात अनहोनी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके साथ, ऐसे आप समझे। यहां पर ना एक लाइन थी, ये आपको पढ़ाई थी, असल में घर जाके पढ़ते नहीं है ना, आपको पढ़ाया था मैंने। ये देखो, डिस्काउंट रेट मस्ट बी अ प्री टैक्स रेट, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू द एसेट फॉर विच फ्यूचर कैश फ्लो एस्टिमेट हैव नॉट बीन एडजस्टेड। तो रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट अगर दे दे
प्लस करने वाला या माइनस करने वाला आपने उसको एडजस्टमेंट में लेना होता है। अगर अलग से दे दे तो, अगर खुद ही कह देता कि एसिड स्पेसिफिक 10% है और दूसरा 8% है तो 10 ले लेते, लेकिन उसने फनकारी क्या लगाई, उसने कहा मार्केट रेट 8% है, लेकिन अगर एसिड स्पेसिफिक करें इसको तो 2% की एडिशनल एडजस्टमेंट करनी पड़नी है। तो इसलिए हमने एडिशनल रिटर्न हमने इसको कहा था जी 8 + 2, ये 10% आपने यूज करना है फॉर डिस्काउंट पर्पस। ठीक है, ये बात समझ कल तेजी में बातें हुई थी ना, तेजी में जो बातें होती हैं आपको पता है, फिर वो अगले दिन सुकून से भी होती हैं। ठीक है, यहां तक मसला जी बोले बेटा, फिर वो यूं कहेगा कि रिस्क कम है, इन्वेस्टर जो है वो 2% कम के ऊपर राजी हो जाएगा, वो अंग्रेजी लिखी होगी ना उस तरह की। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, अ जूनियर अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड फॉलोइंग नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग द प्लांट चलाने से जो नेट, यही तो लेते थे हम कैश फ्लोज। ये देखो, इंक्लूड क्या करो, कैश इनफ्लोस फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट, ऑपरेटिंग एसेट, और आउटफ्लोस कौन से लो, जो इनकर होते हैं, जरूरी हैं टू जनरेट इनफ्लोस फ्रॉम यूज ऑफ एसेट। ठीक है, और नेट डिस्पोजल प्रोसीजर एंड, तो ये तो हम लेते हैं, वो उसने करके दे दिया हमें, बड़ी मेहरबानी, हमने कहा जी आपने नेट कैश फ्लोज निकाल कर दे दिया हमें। अब बुक वैल्यू निकाल चुके हैं, फेयर वैल्यू कॉस्ट निकाल चुके हैं, अब वैल्यू इन यूज निकालनी है, और उसने नेट कैश इनफ्लोस हमें निकाल कर दे दिया। हमारा दोस्त कितना अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो कितने हैं जी, 11, 7, 3 और 1। अभी उसने कर तो दिया था, लेकिन जब इसको रिव्यू किया तो हमें पता लगा इन्हें तो वाह चवलें मारी हुई हैं। हाउएवर, रिव्यू ऑफ अकाउंटेंट्स वर्किंग हैज रिवील्ड द फॉलोइंग। नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो। क्या मतलब, ये आउटफ्लो डेप्रिसिएशन को एज एन आउटफ्लो ले लिया है, वो डज नॉट इंक्लूड में भी नहीं लिखा था, इस काबिल भी नहीं समझा था कि हम डज नॉट इंक्लूड में लिखें डेप्रिसिएशन, डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने आपको यहां पे लिखना भी पसंद नहीं किया था हमने। क्यों, मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है, कैश वो कभी हो ही नहीं सकता। डेबिट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कभी एंट्री सुनी है, ये कैश फ्लो है ही नहीं, एक चीज कैश फ्लो है ही नहीं, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये तो माइनस करना सरासर जाती रही। वो कहता है कि हर साल के आउटफ्लो, हर साल की डेप्शन को आउटफ्लो में लिया हुआ है उसने, यानी कि इस 11 तक आते आते 7, 3, 1 तक आते आते हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। गलत किया है उसने, सही करने के लिए क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। यहां पे भाई बैठे होते हैं, कहां गए आज, हाँ कल याद कराना, उसकी खैर नहीं है, किधर है, नहीं आप नहीं है, कोई और है वो दोस्त। ऐड डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन हमारे पास कैलकुलेटेड नहीं थी, ठीक है ना, तो वो कैलकुलेट कर लेंगे। 21 तक तो हम पहुंच गए थे, अब 22 की डेप्रिसिएशन, ये 58 पर ही 20% लगाओ, बताओ 12 और 46, फिर 31 दिसंबर 23 पर लगाओ 46 पे 12, 9, फिर आ गया 37, फिर 31 दिसंबर 24 पर 37 पे 20% लगाओ 7, फिर आ गया 30, फिर 31 दिसंबर 25 के लिए 30 पर लगाओ 20% तो 6 आ गया 24। अच्छा, अब ना यूजफुल लाइफ हमने कितनी एस्टिमेट की हुई थी, 8 साल थी ना, 8 साल। देखो वैसे 8 साल पूरे हो गए, मैं एक बात वैसे ही बता दूं, जरूर रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन चलो 1 साल 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें साल के एंड पे बुक वैल्यू क्या नजर आ रही है, 24, यानी ये वो रेजल्ट वैल्यू होगी जो उन्होंने एस्टिमेट की होगी, हमारे सामने नहीं थी। तो इसलिए कोई ऐसे लाइफ के एंड पर डिस्पोजल नेट डिस्पोजल प्रोसीड दे दे फ्यूचर कैश फ्लोस के लिए, तो उसको भाग के रेजल्ट वैल्यू नहीं बना लेना कि हम इसको डेफिनेट में यूज करने लगे जी, कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी चीज होगी तो वो स्टार्ट में खड़े होकर एक एस्टिमेट, और ये चूंकि एस्टिमेट्स होते हैं ना, इन एस्टिमेट में चेंज होता रहता है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको नजर भी आया। खैर ये रेलेवेंट बात नहीं थी, रेलेवेंट बात तो ये थी कि हमें 22 23 24 25 ये 4 डेप्रिसिएशन चाहिए थी, 22 23 24 और 25 की डेप्रिसिएशन चाहिए थी, 12 9 7 और 6 ये वो अमाउंट्स हैं जो कैश फ्लोज निकालते हुए माइनस कर दिए थे जूनियर ने। मिस्टर जूनियर, आपने बड़ी जाती की, वर्किंग 1 का ही रेफरेंस दे देते हैं जी, 12 को ऐड बैक करें, 9 को करें 6। एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं, ये आईकेएफ की लास्ट अटेम्प्ट जो भी गुजरी है ना, अभी इसका भी रिजल्ट आया, उसमें ही आया था पेपर में। अच्छा, कितने नंबर का था, अब नहीं आएगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती, अब नहीं आएगा, हद होगी यार, क्यों नहीं आएगा, सिलेबस में जो चीज आप छोड़ के जाओगे ना, इंशाअल्लाह जरूर आएगी, मेरी बदुआ समझ लो इसको। चाहे क्यों छोड़ के जाओ, जब कोई चीज यहां ना छुड़वाई जाए, सब कुछ करवाया जाए, तो आपको क्या डेथ पड़ती है, सब करके जाएंगे, सब करके जाने। नेक्स्ट पढ़े, हाँ जी, बुलेट 1 हो गया, बुलेट ये कर रहे हैं हम, बुलेट 1 हो गया, बुलेट 2 क्या है, टैक्स पेमेंट ऑफ 2 मिलियन हैज बीन इंक्लूडेड एज एन आउटफ्लो इन ईच ईयर, डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स रिसीट और पेमेंट, नहीं करते थे इंक्लूड, ये कैश आउटफ्लो नहीं है, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं लेना, टैक्स की पेमेंट को इनफ्लो आउटफ्लो में नहीं लेना। वो क्या कह रहा है, आउटफ्लो में 2 मिलियन हर साल माइनस कर दिया,
क्या कर दिया यार तुमने, माइनस कर दिया, क्या कर दिया यार तुमने, माइनस कर दिया, क्या कर दिया है? नहीं अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कैंसिल करें मेंबरशिप, टैक्स पेमेंट्स, वो बड़े सियाने उन्होंने लिखे होते। आज जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है ना, हाँ ये तुम लोगों की बात हो रही, क्या कैंसिल करें बता दो जी। अच्छा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करें भाई की जी। टैक्स पेमेंट 2 मिलियन हर साल कर गया था, माइनस हमने कर दिया ऐड। अब ये अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल थी, वरना बात वही थी जो हमने यहां पे की थी किसी दिन। ये एक सवाल हमने किया था, मैंने यहां पे आपको समझाया था, वहीं रुकना ना जरा हजरत, वहीं रुकना जरा, ये तुम्हारा टाइम है आने का। अच्छा मैंने आपको इसमें समझाया था, 4 में खड़े हैं, 3 का एक्रूवल 4 में पे हो तो उसे इग्नोर करना है, और साथ ही मैंने कहा था अगर ये इसमें छुपा पड़ा होता किसी कॉस्ट में तो माइनस भी करते। फिर मैंने साथ ही आपको यूं समझाया था, सवाल में नहीं था लेकिन समझाया था कि टेस्ट में आ जाता होता है, ठीक है ना, समझाया था कि जैसे ये इनफ्लो है और नीचे लिखा हो कि इस इनफ्लो के अंदर एक ऐसी रिसीट पड़ी है जो इनकम तो थी 3 की, लेकिन रिसीव कमा लिया था हमने 3 में, लेकिन रिसीव हुआ 4 में, तो फिर उसको 4 की इनकम में से, इनफ्लो में से माइनस कर देना, सिखाया था ना, ठीक है। अब यही बात ना जरा मुश्किल अंग्रेजी में लिखी हुई थी, सुनो जरा। इनफ्लोस कैश आया फ्रॉम प्लांट इन 22, जो कैश 22 में आया था उसमें पड़ा है रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ, देखो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो इन्वेंट्री इस वक्त हमारे पास मौजूद है। हम इस वक्त खड़े हैं 31 दिसंबर कितना गया 21, 31 दिसंबर 21 पे खड़े हैं, और इस दिन खड़े होकर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि 31 दिसंबर में ये इन्वेंट्री बन चुकी है। अच्छा सिर्फ बन नहीं चुकी है, वो कह रहा है ये जो बनी थी ये सेल भी हो चुकी है, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब 31 दिसंबर 21 पर ये प्लांट प्रोडक्ट बना भी चुका था और ये हम बेच भी चुके थे। क्यों, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड, यहां से पढ़ के आते हैं, ड्यू टू डिक्लाइनिंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दिस प्लांट, इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 21, ये इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ था, और फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट ने ये किया और कैश फ्लो में ये पड़ा है। तो सारी बात समझ आ रही, 31 दिसंबर किसके ऊपर चल रही थी, और फिर आगे भी नजर आ रहा है, कह रहा है इनफ्लोस फ्रॉम 22, इनफ्लोस फ्रॉम प्लांट इन 22 इंक्लूड एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री विच इज सोल्ड, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री तो 21 में ऑलरेडी थी, वो बिक गई, लेकिन सिर्फ क्या चीज है, इनफ्लो में उसकी रिसीट नजर आ रही है, इनफ्लो में उसकी रिसीट नजर आ रही है। कुछ समझ आया, थोड़ा थोड़ा मुश्किल अंग्रेजी है, ठीक है ना। फिर सुनो, इनफ्लोस फ्रॉम प्लांट इन 22 इंक्लूड रिसीट ऑफ सेल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री अमाउंटिंग टू 3 मिलियन। क्या मतलब, 21 की इन्वेंट्री 21 में बिकी थी, लेकिन सिर्फ रिसीट्स उसकी 22 में। देखो देखो मेरी बात सुनो, 22 में कोई इन्वेंट्री बन नहीं जाती कि उसको आप 22 की एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री कह लें। 21 में खड़े होकर एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री वही होगी जो ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर चुके हैं और वो बिक भी चुकी है। तो ये 21 के साल की सेल थी, सिर्फ 22 की रिसीट में उसके पैसे आए थे, कमा तो ये 21 में ही चुके थे। तो अगर इनफ्लो के अंदर 22 की इनफ्लो के अंदर आपने इसको ऐड कर रखा है तो लेस कर दो इन्वेंट्री, बस इन्वेंट्री लिख दो, जगह कम है, इन्वेंट्री कितना जी 3, ये इसको माइनस कर दो, हर साल नहीं थी, सिर्फ 3 के अंदर पड़ी जी। बेटा 22 की इन्वेंट्री नहीं है, 22 के इनफ्लोज में रिसीट पड़ी है, इस एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री के बिकने की रिसीट 22 में आई है। हाँ 22 के अंदर कोई एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री, 22 में तो अभी हम गए ही नहीं है, हम तो 31 दिसंबर 21 में खड़े हैं, और इस दिन खड़े होकर वो कह रहा है, मैं यहां से पढ़ा के लाया हूं, 31 दिसंबर 21 में इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन गैदर की है जिसमें वो कह रहा है कि 31 दिसंबर 21 की एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है जो सोल्ड भी है, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री भी नहीं रही बल्कि ऑलरेडी जो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती थी वो बिक चुकी है, सिर्फ उसकी रिसीट्स 22 में गई है। तो मुश्किल अंग्रेजी थी, बात वही थी। अच्छा जी, और एक चीज जो भूल जानी है आपने, वो क्या है, वो जो 4 था, ठीक है, वो क्या है, ऐड करना है उसको, नेट डिस्पोजल प्रोसीड, बस ठीक है 4 लिख लो जी। टोटल बताओ, टोटल बताओ 22, ठीक है जी। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमने 1.1 लिया हुआ है, मतलब 10% तो 1.1 रेज टू पावर -1, 1.1 रेज टू पावर -2, 1.1 रेज टू पावर -3, 1.1 रेज टू पावर -4। ये मैंने पिछली क्लास में बोला डायरेक्ट लिख दो, कर नहीं रहे थे, फिर मैंने इसलिए लगा दिया, वरना कैलकुलेटर पे ये काम कर लिया करें। आप यहाँ पे यूं लिख देते प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% और आगे ये काम कैलकुलेटर पे करके आंसर लिख लेते तो ज्यादा बेहतर होता, टाइम बच जाता। 20 × 1.1 रेज टू पावर -1 कैलकुलेटर पे करके यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख लेते। बहरहाल अब तो क्या हो सकता है, अब तो फॉर्मेट बना हुआ जी, बोले 20, 15, 9 राउंडिंग कर दिया करें ना, और 13 × 1.1 रेज़ टू पावर -4,
9 आ गया, ये भी पिछला भी 9 ही था। टोटल बताओ देख ले। 77 कैसे हो सकता है? 20, 15 और 18 53, ठीक है। 20 ते 15 35 ते 18 53, ठीक है जी 53 जी। वैल्यू एंड यूज कितना है जी? एसी मान नहीं हो सकता जी, एसी 23 में, ठीक है चलने 53 जी। हायर क्या है? 53 और रिकवरेबल अमाउंट कम है बुक वैल्यू से, तो इंपेयरमेंट लॉस इज कितना? इज 5 इज, ठीक है जी। इधर देखें, किसी ने यहां पर 8% ले लिया तो सिर्फ एक नंबर यहां पे कट जाएगा। उसके बाद यहां से उठाकर जब वो लेकर आएंगे वैल्यू इन यूज, तो यहां पर जो डिसीजन लेना है, चाहे वो इस गलत आंसर की वजह से यहां पर बदल भी जाए, लेकिन यहां पे क्या उसूल उसने लगाया? हायर को उठाया। जब हायर को उठाया तो यहां पे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना? सही है। तो हर जगह पे मार्क्स होते हैं। यार साकिब किधर है? फिर गायब हो गया। फिर आज साकिब काबू ही नहीं आ रहा जी। सही है जी, चलें आगे। क्यों रोज लेट आते हो यार? नहीं रोज लेट आते हो तुम, मास्क लगा के तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे बचाना नहीं है तुम्हें? कल लेट आए थे थोड़ा सा, हैं? परसों लेट आए थे। आओ बैठ जाओ यार, अब तुम्हें अपने नफे नुकसान का नहीं पता तो मुझे क्या। ओके कोई मसला है? क्वेश्चन है तो पूछें। चलें, क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत आसान था, ये मुफ्त के नंबर थे। देखें, आई कैप का पर्चा भी ऐसा ही होता है, 25-30% आसान, 25-30% मुश्किल, 25-30% बहुत मुश्किल, 10% वो तो छोड़ देना साइड पे। अब वो 25-30% आसान और 25-30% मुश्किल, ये आपके लिए जो एवरेज होता है, ठीक है ना, इसमें तो आपको 60-70% मार्क्स लेने होते हैं। और जो बहुत मुश्किल होता है उसकी लड़ाई हम सीख रहे हैं क्लास टेस्ट के अंदर। लेकिन जब असेसमेंट या टर्म टेस्ट आता है तो फिर बैलेंस करना पड़ता है पर्चे को, आसान सवाल भी होता है, मुश्किल भी होता है। क्लास टेस्ट में तो पिटाई ही चलेगी टॉपिक वाइज, क्योंकि आपको तैयारी कराई जा रही होती है कि अगर किसी भी टॉपिक से मुश्किल कोई चीज आ जाए तो क्या होगा, आप कैसे फाइट करेंगे, ताकि आप वो मुश्किल 30% पेपर के लिए तैयार हो जाएं कि उसमें से पासिंग मार्क्स ले सके। आसान में से तो आपने ले ही लेने इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये एक आसान सवाल था। रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। तो इंपेयरमेंट लॉस चेक करना हो अगर, तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं, और इंपेयरमेंट टेस्ट में आप दो चीजें कंपेयर करते हैं, बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है जी। ये दो चीजें कंपेयर होनी होती हैं। अब बुक वैल्यू सवाल ने बेहतरीन करके दे दी थी हमें। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एप्रीकॉट लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 18 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 610। तो ये तो रेडीली अवेलेबल थी हमें फिगर, देखो मुफ्त के नंबर। अब पर्चे से इसको उठाकर लिख, पर्चे में इसको उठा के सवाल से लिखना, यहाँ पे 0.5 मार्क्स तो मिलेंगे, कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट हैज बीन डिटीरियोरेटिंग सिंस लास्ट ईयर विच इज अफेक्टिंग एपीएल्स सेल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या एस्टिमेट्स, खामोश हो जाए बेटा, फॉलोइंग एस्टिमेट्स रिलेट टू प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 19। अब हम खड़े 18 में हैं और ये 19 के एस्टिमेट्स हैं, लिखा भी उसने एस्टिमेट, ठीक है। तो एस्टिमेट्स हैं फ्यूचर के, इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना है ना, तो फ्यूचर के एस्टिमेट्स दिए हैं। वो माना अभी फिलहाल 30 जून 18 में खड़े होकर सिर्फ 30 जून 19 वाले साल, एक साल का कैश फ्लो दे रहा है। हो सकता है कोई आगे ग्रोथ रेट वगैरह दिया हो, तो फिलहाल तो इस एक साल के कैश फ्लो को ही पकड़ लेते हैं, क्या चीज आनी क्या नहीं आनी ये देख लेते हैं। इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन इज ये आना है कैश फ्लो में। अच्छा, ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन expenses of in expenses to be paid in respect of 18 accrual 19 में नहीं लेने, यही तो कह रहे थे अभी, accrual 18 का है तो 19 में कैश की रिसीट या पेमेंट हो उसको कंसिडर नहीं करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी, एडिशनल इनफ्लो, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीव, मेंटेनेंस कॉस्ट, टैक्स ऑन प्रॉफिट। अब ये कैश फ्लोज आपने यहां पर ले लेने थे। इनफ्लोज कितने? 250, 25 की ऑपरेशनल कॉस्ट और 15 की मेंटेनेंस कॉस्ट। और यहां पे आप इधर से ठहर जाओ, यहां पे आप लिख सकते हैं एक नोट डालकर, क्योंकि अब मैंने ना वो जरा जल्दी थी पिछली क्लास में, जाहिर है इस क्लास में वही जल्दी है, आसान चीज़ है ना, टाइम ना लगे, तो मैंने वो हर एक को लिख कर
मैंने जो है वो डैश नहीं डाली, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपने एक नोट डालना था जिसमें आपने यूँ लिखना था, डेप्रीसिएशन, एक्रूअल्स, इंक्रीजिंग कैपेसिटी, फाइनेंस लीज वगैरह आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश फ्लोज, ठीक है, इन फ्यूचर कैश फ्लोज। ओके, ये बात लिख देना तब भी ठीक है, या ऊपर डैश लगा दे तब भी ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये जानते पूछते, जो चीजें छोड़ी थी ना वो सारी मैंने डैश डैश लगा दी, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन हो गई और बाकी जितने खर्चे आपने क्रॉस लगाए ना मैंने, आपने यहाँ पर उनका नाम लिख के लिखना था, नॉट इंक्लूडिंग कैश फ्लोज, या ऊपर आप वर्किंग के अंदर भी लिख कर डैश डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, सही है। नेट कैश फ्लोज बताओ 210। अब वो कहता है कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15% ईच ईयर फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स। 2019 के तो उसने कैश फ्लोज दे दिए हैं ना, अब इससे आगे वो कह रहा है 15% डिक्रीज होगा 2020 और ऑनवर्ड्स। पता नहीं अब कितने साल बाकी है, देखना पड़ेगा। द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years इज एस्टिमेटेड एट 100। यानी कि रिमेनिंग लाइफ 30 जून 19 पे खड़े होकर कितनी है, 3 साल, यानी 19 पे हम खड़े हैं, ठीक है, और इसके बाद 18 पे, सॉरी 30 जून 18 पे खड़े हैं, 19 की उसने कैश फ्लो देकर कहा रिमेनिंग लाइफ 3 साल है, तो 19, 20 और 21 ये 3 साल बाकी हैं। और ग्रोथ रेट उसने क्या दिया है, 210 से कम करो, 210 को कम करो 15%। तो क्या करोगे, या तो 210 को मल्टीप्लाई कर दो 85% से, या 210 माइनस 15% ऑफ 210 कर दो, एक ही बात है जी, 178। फिर इसी तरह कैलकुलेटर 178 जो आया हुआ है, एक मिनट मुझे बोलने दें, अच्छा 179 है, बहुत बड़ी गलती थी ये तो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 210 पे 85% लगाया, 15% कम हो गया, अब कैलकुलेटर 179 आया हुआ है, इस पे फिर 85% लगाओ, 152, ठीक है। ये इस तरह से अगेन ये 179 को हमने 85% किया, ठीक है ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, जो चीज आप भूल सकते थे वो थी डिस्पोजल प्रोसीड। मैंने इसलिए उसको पहले नहीं लिखा क्योंकि उसमें कोई डिक्रीज इंक्रीज ग्रोथ रेट नहीं लगना, उसने सीधा बताया हुआ है कि एट द एंड ऑफ 3rd ईयर यूजफुल लाइफ के एंड पर रेजिडुअल वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड कितनी एक्सपेक्टेड है, 100 मिलियन, ठीक है ना, सही है। अगेन इधर देखो, अगेन सवाल ने बुक वैल्यू दे दी और उस दिन रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये वाली रेजिडुअल वैल्यू जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं ना उस दिन जब दे रहा है, तो ये फिर डिस्पोजल कॉस्ट वो लाइफ के एंड पर डिस्पोजल प्रोसीड्स के बारे में ही बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा ले जी, अब इस 100 पे तो हमने कुछ नहीं लगाया, अब 210, 179 और 252। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट द रेट ऑफ 9%, जरा जल्दी से कर लो, अब डायरेक्ट करो। अब आप क्या करो, लिखो कैलकुलेटर पे, लिखो 1.09 रेज टू पावर -1, यही बनेगा ना 9%, 1.09 रेज टू पावर -1 इंटू 210, 193। फिर इसी तरह से कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करो, नहीं समझ आया क्या हुआ, ये ऐसे निकला है 210 इंटू 1.09 रेज टू पावर -1 जी। इसी तरह से 179 को करना है तो 1.09 रेज टू पावर -2 का दो। हर चीज सर लिख के बताएं, हमें नहीं वैसे पता, पर्चे में ना लिखो, मैं कह रहा हूं टाइम बचाओ। यहां पे लिख तो दिया प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 9%, अब वो वक्त बचाओ। 1.09 रेज टू पावर -2 कितना है, 151। 1.09 रेज टू पावर -3 195। इन तीनों का टोटल 430, 539। तो ये 539 यहां ले आओ, 5 वर्किंग में, ठीक है, जो भी वर्किंग नंबर हो, 539। आगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल, एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर 570 बट एपीएल हैज टू इनकर फॉलोइंग कॉस्ट। अभी वो ऑफर आई है, ये फेयर वैल्यू के बने, क्या है फेयर वैल्यू, लेकिन उनको एक कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर इनकर करनी पड़ेगी, कॉस्ट टू सेल है, लीगल कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, कॉस्ट टू सेल है, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल, ये नहीं आती। मैंने मिसाल दी थी, मैंने आपको कहा था कि अगर दही बनाना नेस्ले वाले बंद कर दें, ठीक है, अब उन्होंने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस जो बाकी बच गया है उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए खर्चा किया है, तो वो इस दही बनाने वाले प्लांट के लिए कॉस्ट टू सेल नहीं होगी, क्योंकि तो उनका जो रनिंग ऑपरेशन है, बिजनेस है, वो उसकी रिलेटेड कॉस्ट है, ठीक है ना। तो ये बात यहां पे लिखी भी हुई थी एक्सप्रेसली, जो आप घर पे नहीं पढ़ते। ये कैश फ्लोज फ्रॉम, ये नहीं, यहां एक और था, ये कहां, कॉस्ट टू सेल कहां है, कॉस्ट टू सेल कहां है, कॉस्ट टू सेल विच है, अच्छा कॉस्ट टू सेल, ये देखें, ये सारी कॉस्ट जो है कॉस्ट टू सेल थी, याद है पढ़ा हुआ, देखो निशान लगे आपकी क्लास। आगे हमने कहा था कॉस्ट हाउएवर रिडंडेंसी
एंड सिमिलर कॉस्ट आर नॉट डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, यानी कॉस्ट टू सेल। अब सिमिलर कॉस्ट की एग्जांपल क्या आ रही है? फॉर एग्जांपल वेयर अ बिजनेस इज रीऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग द डिस्पोजल ऑफ प्लांट। आपने एक जो है वो प्लांट अपने प्रोडक्शन प्रोसेस से निकाल के बेच दिया, अब उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा प्रोडक्शन प्रोसेस को कि उस प्लांट की जगह कोई और प्लांट लाएं या उस प्लांट की अल्टरनेटिव कोई ऐसा काम करें कि उसके बगैर काम चले। जो भी आपने खर्चा किया बकाया प्रोडक्शन प्रोसेस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, तो वो तो आपके रनिंग बिजनेस का खर्चा है ना, वो ऐसे भी कॉस्ट टू सेल नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ था किताब में, तो सब कुछ लिखा होता है किताब में, पढ़ना शुरू करें। ठीक है जी, तो 570 फेयर वैल्यू है, -45 -10 -0 भी कर देता हूं, जरा एग्जामिनर को पता लग जाए कि मैंने उसको नहीं लिया। ठीक है, तो 515 हायर हो गया, 539 और 71 का इम्पेयरमेंट लॉस। 2 सवाल हो गए। ठीक है, पिक्चर गया लेनी है यार, ले लो। आज तुम टिक नहीं रहे, खैर है क्लास में, मैंने कहा बैठ जाओ, उधर बैठे थे, काफी शोर हो रहा है। ये फीमेल स्टूडेंट्स की क्लास में मैं अभी आ रहा हूं बच्चों को निकालने। अभी मुझे जरा आइडेंटिफाई कर दें यार, कौन कौन से बच्चे बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। ये अभी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रो मेरे इस राइट साइड पे जो बच्चे बैठे हैं, इन्होंने इस बात को भी बोला कि सर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो बेटा प्लीज आप जो है ना वो बोलने से जरा परहेज करें। मैंने क्लास में अभी आके आप लोगों को निकाल देना है, पक्का निकाल देना है। मैंने क्लास में आपको एंटरफेयर नहीं होने देना। ये डिस्टर्बेंस कल भी आई है क्लास में, कल भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस थी हाईवे 2 के अंदर, तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों को स्पेयर नहीं करूंगा। ये मेरी तरफ से लास्ट फाइनल वार्निंग है। साकिब जाके क्लास में बैठ जाएं और जहां से आवाज है आप मुझे आकर आइडेंटिफाई कर दें। ठीक है जी, मैं माजरत के साथ फिर क्लास में बैठने नहीं दूंगा आप लोगों को। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से, इसको ध्यान से सुन लें और दिमाग में बिठा लें। आजमाइश शर्त है, आजमा के देख ले, मैं क्लास से निकाल भी देता हूं और फिर आने भी नहीं देता ऐसे बच्चों को जो खुद तो पढ़ते नहीं है, दूसरों को भी नुकसान करते हैं। Which two of the following could be an indication that an asset may be impaired according to IS 36? Decrease in market interest rate। ऐसे नहीं, हम तो बात करते हैं, आपको पता है, सबूतों से। मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रेट में कमी आए तो वैल्यू इन यूज कम होती है, याद है? इनवर्स रिलेशन था, याद है? अगर इंटरेस्ट रेट कम करें तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो। अब प्रेजेंट वैल्यू का कम होना खतरे की बात है या बढ़ना, यानी वैल्यू इन यूज का कम होना खतरे की बात है, इंपेयरमेंट हो सकती है या बढ़ने के ऊपर इंपेयरमेंट हो सकती है। भाई साहब, वैल्यू इन यूज बढ़ने से तो टेंशन खत्म होनी चाहिए आपकी। असल मसला कब है? जब वैल्यू इन यूज कम हो रही हो, क्योंकि फिर वो रिकवरेबल अमाउंट की कमी की तरफ खींच सकती है और इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है। तो वैल्यू इन यूज का कम होना खतरे की बात है, और वैल्यू इन यूज यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस कम कब होगी? ओ भाई कम कब होगी? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये हमने ऐसे नहीं, ये हमने ऐसे साबित किया था, वैसे नहीं ऐसे साबित किया था। लेट मी ढूंढ, तो 36 है, 36 ही तो है, सॉरी। नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये पिछली क्लास में मिल गया था ना, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट था जी। एक क्वेश्चन हमने ऐसे ही किया था छोटा सा, उसमें प्रेजेंट वैल्यू निकली थी ये 568 वैल्यू इन यूज, तो मैंने उसी में ही आपको एक बात समझाई थी। 568 निकला है 10% के डिस्काउंट रेट से। अगर रेट को 20% पे ले जाओ तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो गई थी, और अगर रेट को 10 से 5 पे ले आओ तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गई थी। तो फिर हमने एक रूल लिखा था कि डिस्काउंट रेट के बढ़ने से वैल्यू इन यूज कम होती है, डिस्काउंट रेट के कम होने से वैल्यू इन यूज बढ़ती है। यह बात मैंने उस वक्त भी की थी जो एमसीक्यू में आई पड़ी है कि फिर मुझे बताओ वैल्यू इन यूज का बढ़ना खतरे की बात है या कम होना? कम होना। और वैल्यू यूज का कम होना होगा डिस्काउंट रेट के बढ़ने की वजह से। तो डिस्काउंट रेट का बढ़ना इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। डिस्काउंट रेट बढ़ना इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। यहां पे एक भाई साहब एनक वाले बैठते हैं, आज वो भी छुट्टी पे। नहीं एनक वाले तो बहुत सारे बैठे, मैं ढूंढ रहा हूं, वो नहीं है। हाँ सिंधी टर्म वाले भाई, सिंधी मानूस है। अच्छा जी, तो भाई छुप के बैठे थे आज, क्या वजह हुई? चुप क्यों रहे हो? क्या ऐसा किया तुमने? होमवर्क नहीं किया हुआ? किया हुआ, फिर क्यों छुप के बैठे हो? तुम लेट आए थे? अच्छा चले जी। तो वैल्यू इन यूज का कम होना खतरे की बात, और वो कम होगी डिस्काउंट रेट के बढ़ने। तो इंपेयरमेंट की इंडिकेशन डिस्काउंट रेट का बढ़ना होगा या कम होना? बढ़ना। अब चलते हैं क्वेश्चन में, वो कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट? तो डिक्रीज इन मार्केट रेट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। ये डिक्रीज होने तो वैल्यू इन यूज में बढ़ना है, वो बढ़ने से तो टेंशन खत्म हो रही है। बात समझ आ रही है?
इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, लो फेयर वैल्यू बढ़ जाए तो क्या ये खतरे की बात है? ये क्या इंपेयरमेंट का खर्चा है? नहीं, ये तो उल्टा सुकून की बात है कि इंपेयरमेंट नहीं होगी अगर वैल्यूज बढ़ रही है, तो उल्टा सुकून की बात है, ये कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। डैमेज, यस, मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस, अभी अभी पढ़ कर अभी ये देखो, ये नेस्ले योगर्ट उस दिन एग्जांपल भी लिखी थी, मैनेजमेंट प्लान टू डिस्कंटिन्यू रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशन फॉर विच एसेट इज करंटली यूज। ठीक है, अगर मैनेजमेंट प्लान करती है तो डिसकंटिन्यू, हमने दही नहीं बनानी। अब वो प्लांट जो पहले शायद उसकी फेयर वैल्यू इतनी ना हो, लेकिन हमने उसको इंपेयर नहीं किया था क्योंकि हमें पता था कि हम दही बना के बेच लेंगे, लेकिन जब बंद कर दिया तो वैल्यू इन यूज कम होने का खतरा है, दिस इज एन इंपेयरमेंट इंडिकेशन। तो ये सी और डी सही आंसर्स थे। ठीक है, साकिब जरा आके मुझे अपडेट करें, खामोशी ही है, ओके। उसके बाद वही माइक पे भी कर सकते थे, लेकिन चलें आ ही जाए। नेक्स्ट, अब पीछे बोल नहीं लेना, जल्दी जल्दी खामोश बैठे, थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ 2A, समझ आ? जाओ जाओ वहीं बैठो, बोले कुछ ऐसे जरा सा भी बोले ना कोई बच्चा, बस तुमने आगे निशानदेही करनी, इनको पता लगेगा इनको कि सजा क्या होती है, पक्की पक्की माजरत करेंगे उनसे। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। अब पहले कहा था कौन कौन से इंडिकेटर हैं, अब कह रहे हैं कौन सा नहीं है, कोई एक भी हो सकता है। एडवांस इन टेक्नोलॉजिकल, यानी दोनों ही एमसीक्यू उलट थे, है ना, फिर आप लोगों को समझ आने में जरा परेशानी हुई है ना। एडवांस इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट इन विच एसेट इज एम्प्लॉयड हैव एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन फ्यूचर यूज। जी बिल्कुल, ये तो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है। अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है, फ्यूचर में हमारे एसेट के हाल बुरे होने वाले हैं, तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। अब सवाल कह रहा है कि कौन सा इंडिकेशन नहीं है, तो ये तो इंडिकेशन है, ये हमारे सवाल का आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, आगे लिख भी दिया था, चलो बहरहाल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से वैल्यू इन यूज कम होती है, वैल्यू इन यूज कम होती है, तो ये तो इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है। जबकि वो कह रहा है कौन सा नहीं है, तो ये तो है। तीसरा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एंटिटीज नेट एसेट इज हायर देन एंटिटीज नंबर ऑफ शेयर इन इशू मल्टीप्लाइड बाय शेयर प्राइस। ये मैंने पढ़ाया था, समझाया भी था क्लास में, मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, जो आप स्टैंडर्ड में भी हाईलाइट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी हाईलाइट करवाने हैं मैंने किसी वक्त में। ये दो तो भी पढ़े हैं, 16 अभी 23 पढ़ रहे हैं, 16 और 36, ठीक है, करवा दूंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन अब जो रह गए सो रह गए, जिन्होंने नहीं लिया। अच्छा, कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। ठीक है, तो ये भी इंडिकेटर था, तो फिर रह क्या जाता है, डी। वैसे तो जुगाड़ भी लग गया कि डी रह गया है, ये नहीं था लिस्ट में, तो यही है। लेकिन वैसे आपको बताऊं, वो कहता है जी एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री। पहली बात तो यह है, ये IS 36 नहीं है, IS 2 है। फिर वो कहता है इज रिड्यूस ड्यू टू आग लगी और इन्वेंट्री डैमेज हो गई। लेकिन मजे की बात बताऊं, इंपेयरमेंट तो छोड़ो, एनआरवी लॉस भी नहीं आ रहा। सेक लगा थोड़ा सा इन्वेंट्री को, सही जली नहीं, थोड़ा सेक लगा था, जली नहीं, इसलिए अभी भी वैल्यू इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, इसलिए अभी भी वो जितने की बनाई थी या खरीदी थी उससे फिर भी ऊपर बिक रही है। तो यहां तो कोई भी लॉस नहीं है भाई, इंपेयरमेंट लॉस, फ्यूचर का गेन ही है अभी भी, तो फ्यूचर गेन को तो रिकॉर्ड नहीं करते होते ना। ठीक है, और वैसे भी ये तो इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू ज्यादा पड़ी हुई है। बहरहाल ये भी लग रहा था पहले 3 अगर नहीं है तो यही होना है, लेकिन ये लॉजिकली भी नजर आता है, समझ आता है। ये होमवर्क में करें जी, आप कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। और क्विकली क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, तैयार है? जबानी करना है, कोई टाइमलाइन मैंने नहीं बनानी, इसलिए ताकि आप भी पर्चे के अंदर इससे बचें, टाइमलाइन से टाइम जाया हुआ। ठीक है, अब जबानी काम करते हैं। अच्छा जी सुने इधर, मैं रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बना रहा हूं सिंगल, जिसमें दोनों बिल्डिंग्स आएंगी। किसी बच्चे ने बिल्डिंग वाइज रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बना दिया 2 साल का, तो भी ठीक है, उसको भी पूरे नंबर मिलेंगे। बस इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए फिर हमें रेंट एक्सपेंस को इकट्ठा करना पड़ेगा वहां पे, पर वो तो हमने बनानी नहीं थी। ठीक है, तो सही है। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूं वो क्या है, दोनों बिल्डिंग्स का एक रेंट एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने ऐसे ही बोला होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 अलग अलग बना दिया है, चलेगा, कोई इतना मसला नहीं है, मिलेंगे नंबर। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ 2 ऑफिस बिल्डिंग्स एक्वायर्ड ऑन रेंट बाय निंजा एंटरप्राइज आर एज फॉलोज ऑन 1 अप्रैल 16। असल में ना रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाया 31 दिसंबर 16 एंड 17 का। पहली बिल्डिंग 1 अप्रैल 16 को एक्वायर की है, दूसरी बिल्डिंग 1 सितंबर 16 को एक्वायर की है। तो एक चीज तो तय हुई कि 1 जनवरी 16 पर ना तो कोई प्री पेमेंट है रेंट की मद में, ना ही कोई पेएबल है। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग ही नहीं है। ठीक है, चलो नहीं, अच्छा
इसके कोई मार्क्स नहीं होंगे। नहीं, सही बात है, 0 लिखने कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि लिखने ही कुछ नहीं था। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। ऑन 1 अप्रैल बिल्डिंग 1 वॉज एक्वायर्ड ऑन एनुअल रेंट ऑफ 24 मिलियन। एनुअल है 24, एनुअल है 24। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनुअली पे होना है, सेमी एनुअली होना है, क्वार्टरली होना है, मंथली होना है, ये तो सवाल बताएगा। एडवांस में होना है, एरियर में होना है, ये तो अरेंजमेंट और एग्रीमेंट का सवाल बताता होता है। ठीक है, अब सालाना है कितना कराया, 24 लाख। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 17, ये नेक्स्ट ईयर है बच्चों, कोई इंक्रीज आना है नेक्स्ट ईयर में आना है, पहले साल तो सुकून है, 16 में तो सुकून है। 12-20% 1 अक्टूबर 17 से। देखो 1 अप्रैल 16 को ये बिल्डिंग हमने किराए पे ले ली, ठीक है, और अगले साल 17 में इसका इंक्रीमेंट लगना है, फिलहाल इस साल में नहीं लगना। आगे कहता है एनई पेज रेंट ऑन हाफ ईयरली बेसिस इन एडवांस, मतलब 6 महीने का किराया उस 6 महीने के पहले दिन, यानी अप्रैल 1 अप्रैल को बिल्डिंग ली, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इन 6 महीनों का रेंट 1 अप्रैल को, फिर 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने शुरू हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट इंटरेस्ट कह रहा हूं रेंट 1 अक्टूबर को पे होना है। और ये 1 अक्टूबर 16 है, इसमें इंक्रीमेंट नहीं लगा अभी, हाँ 1 अक्टूबर 17 में लगना है। फिर कहां पे पहुंच गए थे, मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इन 6 महीनों का 1 अप्रैल को पुराने वाला 24 मिलियन के हिसाब से, ठीक है, और उसके बाद 1 अक्टूबर को जो 6 महीने का रेंट पे होना है उसमें 20% का इंक्रीमेंट लगना है। ठीक है, मैं कहता हूं बिल्डिंग 1 को पहले पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं जी। अब हमने 1 अप्रैल 16 को ये बिल्डिंग रेंट पर ली, तो पैसे पे किए 6 महीने के एडवांस में। आखिर दो वाले भाई समझ नहीं आ रही, अच्छा जी, क्या कितने पैसे पे किए, 24 लाख तो बेटा साल का है, ठीक है। अब मैं 1000 में कर रहा हूं, तो 2400 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 कर लो, या इंटू 2 भी डिवाइड बाय 2 भी कर सकते थे, ठीक है। ये 1200 पर 6 मंथ है, ये पे करना है हमने, समझ आई बेटा, इंटू, हाँ सॉरी वो मैं बोल रहा था 2 कर ले, अच्छा जी सही है, इंटू 6, ये जरा और क्लियर कर लेते, इंटू 6, ठीक है भाई। ये 1200 पर मंथ, 1200 पर 6 मंथ है, जो 6 महीने के पहले दिन एडवांस में। इसका मतलब 1 अप्रैल 16 को 1200 पे करोगे, एंट्री क्या करोगे, कैश डेबिट, वेरी गुड, तो बोलो ना एंट्री बोलो, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बिल्डिंग 1 1 अप्रैल 16, फिर ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये हो गए 6 महीने। फिर 1 अक्टूबर 16 को रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट दोबारा से बिल्डिंग 1 का ही कितना 1200। उसके बाद अगली पेमेंट तो 17 में होनी है, लेकिन एक मसला आ गया, हमने 1 अक्टूबर को ये किराया पे कर दिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अगला साल भी, तो 31 दिसंबर 16 में खड़े होकर 3 महीने प्री पेमेंट है। मैंने कोई टाइमलाइन नहीं बनाई, टाइम जाया होता है उसमें, ठीक है, पर्चे में कोशिश, हाँ फंस जाओ फिर बना लेना, लेकिन ऐसे क्लियरली समझ आ रहा है आसानी से। तो 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन बिल्डिंग 1 का, ठहर जाओ, कैरी डाउन बिल्डिंग 1 का है, अलग लिखने की भी जरूरत नहीं वैसे, चलो पर ठीक है जी, 600 नहीं 1200 पूरा लिखो, पूरी बात करना, 1200 है 6 महीनों का इंटू 3 का प्रीपेड, अब बोलो 600, अब कोई मसला नहीं, ठीक है, पूरी बात ठीक है जी, ज्यादा कोई मसला। अब एक्सपेंस बैलेंसिंग निकल सकता है, लेकिन चूंकि मैं सिंगल बना रहा हूं इसलिए दूसरी बिल्डिंग को भी आने दो, एक्सपेंस एंड पे निकालेंगे बैलेंसिंग। इस बिल्डिंग को पूरा कर दें जी, 1 जनवरी 17 पर सबसे पहले ब्रॉड डाउन आएगा 600, ठीक है। उसके बाद अब अगला कैश कब पे करना है भाई, 31 मार्च तक का किराया ये पे कर दिया था 1 अक्टूबर को, 31 मार्च 17 तक का। अब 1 अप्रैल को फिर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इन 6 महीनों का 1 अप्रैल को पे करना है जी, वो भी पुराने वाला भाई कह रहे हैं, बिल्कुल पुराने वाला, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद फिर 1 अक्टूबर 17 को पे करना है किराया, लेकिन हाँ जी, तो 1200 को बढ़ा दो 1.2, कोई कहे जी मैंने 2400 को बढ़ाना है, तो बात तो वही है, 2400 को बढ़ा के फिर 6/12 ही करना है, चेक कर लो, किसी ने 2400 बढ़ाना वैसे बढ़ा लो, आंसर सेम आएगा। अब 1200 में 20% का इंक्रीज लगाना है, तो 1200 प्लस 1200 का 20%, या 1200 इंटू 1.2 कर लो, एक ही बात है, फरमाइए जी, 1440, ठीक है जी। एक मसला हो गया, इधर मैंने जगह नहीं छोड़ी, वैसे तो ओपनिंग में ऐड भी कर सकते हैं प्री पेमेंट ही अगर आ गई तो, लेकिन चलो अब जगह छोड़ने तो अच्छा है।
ओह, ये क्या हुआ, सिफरें आगे पीछे हो गई। अच्छा ले जी, अब कहानी खत्म। 6 महीने बाद होना था ना, तो हर साल में 2 किराए पे होने थे, अब ये फिर पे हो गया। अब 1 अक्टूबर को पे जो हुआ है ये फिर साल का है और 6 महीनों का है, जिसमें 3 महीने हमारे साल में आ रहे हैं, 3 महीने 18 के हैं, वो 18 के 3 महीने क्लोजिंग में प्रीपेड। तो 31 दिसंबर 17 पर कैरी डाउन। अब 1440 है सहमाई का किराया, ठीक है। तो ये रुपीज इन मिलियन को उड़ा दें जी, इंटू 3 720। अब बिल्डिंग 1 कंप्लीट है, लेकिन मैं बिल्डिंग 2 को भी यहीं फिट कर रहा हूं। अब किसी बच्चे ने बिल्डिंग 1 कंप्लीट करके एक्सपेंस निकाल लिया, बिल्डिंग 2 अलग से एक्सपेंस निकाल दी, वो भी ठीक है, उसको भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम तो इकट्ठे ही चलेंगे। आगे चलते हैं। सेकंड बिल्डिंग 1 सितंबर को एक्वायर की है एट एन एनुअल रेंट ऑफ 9 लाख। पेमेंट आर मेड ऑन क्वार्टरली बेसिस इन एडवांस। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4, और हर क्वार्टर में कितने महीने? 3। तो अगर मैंने किराया क्वार्टरली पे किया है तो फिर मैं इसको क्वार्टरली ही कैलकुलेट कर लेता हूं ना। तो 900 जो है ये एनुअल है, ठीक है, पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 12 कर लो, हर मंथ आ गया। हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो अच्छा, कोई बच्चा यूं कहे जी 4 क्वार्टर होते हैं, 900/4 कर ले, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है ना, उसका भी आंसर यही आएगा। तो ये क्वार्टरली रेंट है 225, जो हमने हर क्वार्टर के स्टार्ट में देना है, ठीक है। अब 1 सितंबर को हमने, और जाग रहे हो, 1 सितंबर को हमने प्रॉपर्टी किराए पे ली है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों का किराया 1 सितंबर को पे कर दिया 16 पर। कैश ऑफ बिल्डिंग 2 225, और फिर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का किराया था। फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी का 1 दिसंबर 16 पर पे किया। बिल्डिंग 2 का ही कितना जी? 225। लेकिन अब फिर इसमें मसला है, जो 1 जनवरी 16 को पे किया है ये 3 महीनों का है, हमारे साल में सिर्फ पड़ा है इसका 1 महीना, तो फिर बाकी के 2 महीने प्रीपेड है। तो 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन, ठहर जाओ थोड़ा सा, 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन 225, ये है 3 महीनों का, डिवाइड बाय 3। हमने 2 महीने प्रीपे कर रखे हैं, 115 ठीक तो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग 1 जनवरी 17 पर ओपनिंग बना लो। पिछली क्लास में ना मैं उसको जगह लिखना, यहाँ पे लिखनी जगह छोड़ना भूल गया था, तो बच्चों ने मुझे कहा कोई मसला नहीं, 600 जमा 150 कर दो, कोई 750 हो जाएगा। जैसे मैंने जगह बनाई है, ना बनाता तो क्या करते हैं, 600 भी प्रीपेड है, वही प्रीपेड ऐड कर देते, क्या मसला है। अच्छा, उसके बाद अब इधर देखो, अगले साल भी ऐसे ही होना है। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का दिसंबर में पे हुआ था, फिर मार्च, अप्रैल, मई का 1 मार्च को पे होगा, फिर जून, जुलाई, अगस्त का 1 जून को पे होगा, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का 1 सितंबर को पे होगा। मैंने आगे नहीं पढ़ा, मुझे लिखने देना, मुझे रोकना मत, ठीक है। और फिर दिसंबर, जनवरी 18 का, जनवरी, फरवरी, इसका पे होगा 1 दिसंबर पे, ठीक है, सही है। अब जरा पढ़ लेते हैं क्या कहता है। पेमेंट तो एडवांस में करनी है, क्वार्टरली करनी है। हाउएवर क्वार्टरली पेमेंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर वाज मेड ऑन 15 जनवरी, यानी कि ये वाली पेमेंट हमने नहीं की। चलो बाकी तो कर ली ना, बाकी लिख लेते हैं फटाफट, समझ आइए बात। ये पे इस देखो 1 दिसंबर को जो पे होनी थी वो 31 दिसंबर तक भी नहीं, बल्कि जनवरी अगले साल पे हुई, तो 31 दिसंबर तक तो टेबल ही ना, देख लेते हैं, वो बाद में देखते हैं। फिलहाल कैश बिल्डिंग 2 का 225, फिर रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 225, फिर रेंट डेबिट कैश क्रेडिट बिल्डिंग 2 का 225, ठीक है। और चूंकि 1 दिसंबर को पहले एडवांस देते थे 3-3 महीने का, वो पे करने के बजाय फोन किया यार पैसे नहीं है, जरा मेहरबानी करो अगले महीने किराया दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, हो जाता है ऐसे कभी कभार, कैश फ्लो का मसला आ गया, ठीक है जी। अब अगर कैश फ्लो का मसला है तो वो तो आपस का मामला है ना, हमारा तो मसला यह है कि दिसंबर का किराया पे भी नहीं हुआ और दिसंबर का किराया रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। क्लोजिंग डेट पर आज क्या आना है फिर, देखो ये जो आखिरी पेमेंट की थी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की थी, दिसंबर के महीने की पेमेंट नहीं हुई है, तो फिर 31 दिसंबर 17 पर क्लोजिंग में पेबल है 225, 3 महीने का होता है, 1 महीने का पेबल है 75। तो ये सवाल हो गया खत्म, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, एक्सपेंस की हमेशा इस तरफ आती है जी, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना है जिसको 2100। अच्छा, अब 2100 कहां चला जाएगा जी,
2100 प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और ये क्लोजिंग में प्री पेमेंट्स 750 की नजर आएंगी बैलेंस शीट में। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगले साल एक्सपेंस कितना आया, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है बैलेंसिंग फिगर निकालो, 3420। तो अब अगले साल में 75, एक बिल्डिंग का पेबल है ना, 75 आएगा और दूसरी का प्रीपेड नजर आएगा, जबकि एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में 3420 चला जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। डन। तो अलग अलग लिखे हुए हैं पर लेजर अलग बनेंगे तो अलग अलग ही निकलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मांगा हुआ है, हाँ चलो वो तो आपने अपनी मुशक्कत की और ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, सब सही है। आप जो भी करें वो सही है, आप करें सही कुछ बस। ये ले, कुछ लोगों ने शक्लें बनाई। जी बेटा क्वेश्चन, बेटा एक मिनट। जी बेटा, बेटा किधर से सवाल आ रहा है? हाँ, वो 1 अक्टूबर बिल्डिंग 1 का बढ़ा था, कहीं बिल्डिंग 2 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं, एक नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं 1 अक्टूबर को क्या दोनों बिल्डिंग्स का बढ़ा है? कहीं लिखा हुआ? बिल्डिंग 2 के बारे में जो गड़बड़ थी वो उसने बता दी कि हमने किस्त ही पे नहीं की 3 महीने के किराए की जो करते हैं एडवांस में, वो मसला था। फिर उसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे पहले वाले पे? आखिरी किस्त जो ड्यू थी वो बिल्डिंग 2 की पे नहीं हुई तो बिल्डिंग 1 की भी पे ना कराएं, फिर एक जैसा कर लेते हैं दोनों को। अलग अलग बिल्डिंग है ना बेटा, अलग अलग बताया हुआ है आपने, उसको कतन भी एक दूसरे के साथ। सादा सी बात है, इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर रेंट वाज इंक्रीज बाय 20, किसका? बिल्डिंग 1 का, जिसके अलग से पॉइंट ही उन्होंने अलग अलग रखा होगा कि ऐसी कोई मुसीबत आपके ज़हन में ना आए। ठीक है, सही है। अच्छा जी, 1 2 3 4 हो गए, 3 में बस सी पार्ट मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा अब 5 जो है ना, 5 ये बच्चों मंडे लिमिटेड मैं वहीं से ही समझाता हूँ। बेसिकली इस सवाल के अंदर आपकी सिर्फ ये एडजस्टमेंट जो थी ये मैंने ज़रा इजी कर ली थी आपके टेस्ट वाले सवाल में। उसकी वजह ये थी कि जिस दिन आपको ये टेस्ट दिया था उस दिन बेसिकली पढ़ाया था मैंने आपको इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट भी और सस्पेंशन का भी। उससे पहले आपने ये नहीं, सस्पेंशन जिस दिन पढ़ी थी याद है ना, उसी दिन ही हमने वो एंड पे जाकर इसकी भी बात कर ली थी। ये जिस दिन इन्वेस्टमेंट इनकम पढ़ी थी उस दिन जाकर बात की थी सस्पेंशन की भी, रूटीन नॉन रूटीन, ठीक है ना। तो ये जिस दिन पढ़ा था ये टेस्ट उसी दिन था, तो मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा था कि इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट और सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट आपको टेस्ट में आए। तो यहां पर आपको नजर आएगा, अभी मैं दिखा देता हूं। तो ये 16, ये जो मैंने सारा कुछ कर रखा है, लेट मी मिटा। ओ किसे कॉल कर रहे हो? हैं किसे कॉल कर रहे हो? गलती से हो गई और हुए जा रही है, अभी तक गलती से हुए जा रही है। अच्छा जी, अब अगर आप गौर फरमाएं, इधर देखें पेज 79 पे ये ओरिजिनल क्वेश्चन पड़ा है मंडे लिमिटेड, जिसको मैंने मंठार लिमिटेड कर दिया था। उसमें आपको टेस्ट में ये लाइन नजर नहीं आई थी, हाउ एवर वर्क वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम 16 टू 31 अगस्त ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स, यानी आधा महीना 0.5 मंथ सस्पेंशन रही, लेकिन ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेन्स। आपको पास पेपर 8 बुलान होमवर्क में दिया था, उसमें लिखा हुआ था यूजुअल रेन्स। अब वो यूजुअल कह रहा है तो आप गले पड़ जाए, नहीं तुम यूजुअल कह रहे हो तो हम तो नहीं मानते, हम तो इसको नॉन रूटीन कहेंगे। ऐसी बात नहीं है भाई, जो बंदे भी मॉनसून के मौसम में बिल्डिंग्स बनाना शुरू करते हैं उन्हें पता होता है कि नॉर्मल 10-15 दिन इसमें जाया होने ही होने, ठीक है ना। तो वो यूजुअल रेंज हैं, वो उसमें आपने नहीं रोकना। हाँ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? हैवी रेन्स, मूसलाधार बारिशें शुरू हो गई, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स वाली। तो वो अनएक्सपेक्टेड रेंज जो हैं वो आपके लिए हो सकती हैं नॉन रूटीन। तो नॉन रूटीन भी 0.5, ये टेस्ट वाले सवाल में नहीं था। और टेस्ट वाले सवाल में ये बात भी नहीं लिखी हुई थी यहां से, सरप्लस फंड्स वर अवेलेबल फॉर लोन विच वर इन्वेस्टेड इन सेविंग अकाउंट, क्योंकि ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था जिस दिन टेस्ट था। तो फिर उसका इफेक्ट मैंने इस पे डाल दिया था, मैंने रेट ऐसा कर लिया था कि आंसर फिर भी सेम ही आना था। मैंने वो सोल्यूशन को तो नहीं ना बदलना था, इतना अच्छा तो मैंने, ठीक है ना। तो मैंने 11.775 समथिंग कोई रेट दे दिया था, ये देखो। अब आपने सिंपली क्या करना था, प्लांट की कॉस्ट में बोरिंग कॉस्ट को जब ऐड करना था तो सिर्फ 500 मिलियन को
11.775 करना था और 8 मंथ्स गालिबन निकली थी कैपिटलाइजेशन विदाउट सस्पेंशन विदाउट इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने वो ऐड करना था। आपका जवाब बिल्कुल सही था। लेकिन मैं इस सवाल को अब छोड़ता हूं, ओरिजिनल सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 2 से 3 मिनट में डिस्कशन करूंगा जितनी हो गई, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 करवाना है वो क्वेश्चन 7 पिछली क्लास में थोड़ा सा एंड पे तेज हुआ है, तो उनको भी वो रिकॉर्डिंग कट करके देनी है, इसलिए मेरा फोकस अब उस पर होगा। ओके, सुनो पॉइंट नंबर, वैसे तो उन्होंने क्या दिया हुआ है जी, ओपनिंग यकम जनवरी 18 पर दिए हुए थे। ठीक है, इसके ऊपर बात मैंने कल करने का बोल दिया बच्चों को, ये एक टेक्निकल चीज है जो परेशान करेगी आपको घर पे सवाल करते हुए। ठीक है, कल फिर इसको करेंगे। पॉइंट 2 वाज वेरी सिंपल। ऑन यकम सितंबर 18 a new equipment was acquired by making payment of 70 million to the supplier. An old equipment was also given in exchange to the supplier. तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की एंट्री आपको पता है, एक्यूमुलेट डेप्शन हम डेबिट कर देते हैं, एसेट को न्यू की कॉस्ट से डेबिट करते हैं, एसेट को ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट करते हैं, ये सब कुछ करते होते हैं ना। ठीक है, कैश रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब वो कह रहा है न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 70 मिलियन। तो कैश कितने से क्रेडिट हुआ? 70 से। मैंने कहा एंट्री जरा कर लेना, साथ साथ नोट करने की मुसीबत पड़ी हुई, घर पे होमवर्क करना है भाई तुमने, घर पे होमवर्क करना वो अच्छा। उसके बाद एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज आल्सो गिवन इन एक्सचेंज। द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू वर 21.93। जब हमें न्यू की ओल्ड की फेयर वैल्यू मिलती तो हम उसको गले लगाते थे, कहते थे तुम्हारे तो इंतजार में थे हम, अब तो हम न्यू को बिल्कुल भी ना देखें, तुम तो हमारे पुराने दोस्त हो। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड हम यूज किया करते थे और उसमें ऐड किया करते थे कैश पेड, और ये हमारे पास आ जाया करती थी कॉस्ट ऑफ न्यू। लेकिन कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ रही थी, वो क्या थी? कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंस्टॉलिंग न्यू इक्विपमेंट वाज, तो ये 5 भी एसडी कॉस्ट में ऐड करना होता है, तो ये भी जरा +5 करना था, बस ये और तो कोई नहीं था। ठीक है, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड से ही हमने फेयर वैल्यू ऑफ न्यू निकाली, जैसे सीखा हुआ था। कितना बनता है? 96। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकालनी है आपने पुराने एसेट की डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, निकाल लोगे ना। अब ये थोड़ी मैंने कैलकुलेट करके दे रहा हूं आप, बस ठीक है निकाल लोगे आप। और ओल्ड की कॉस्ट गिवन है, द ओल्ड इक्विपमेंट हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन यकम जुलाई 16, जिससे आपने वो कॉस्ट को यूज करते हुए आपने वो एक्यूमुलेशन भी निकालनी है। ठीक है ना, लेकिन कॉस्ट कितनी है इसकी? 40। तो गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, गेन भी आ सकता है। ठीक है, ये आपका सवाल। लेकिन इस पूरे सवाल में ना तो मुझे गेन लॉस से कोई सरोकार होगा ना कैश से। मैं बना रहा था पीपीई का नोट। पीपीई के नोट के अंदर एसिड के कॉलम में 40 ने डिस्पोजल वाले खाने में माइनस होना था और 96 ने एडिशन वाले उसमें रो में ऐड होना है, और फिर एक्यूमुलेटेड डिडक्शन ने डिडक्शन वाले सेक्शन के अंदर माइनस होना था। बस ये 3 फिगर्स चाहिए। ठीक है, ऐसे ही किया था। नेक्स्ट ये पढ़ा रहा था मैं। ऑन यकम जनवरी 18 एमएल कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ, इधर देखो भाई, कमेंसमेंट होती है, याद है आपको? लेटर ऑफ, अच्छा डायरेक्ट करें ना, जरा डायरेक्ट करें जी। इधर देखो, यकम जनवरी 18 पे एमएल कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन, वर्क स्टार्टेड, द होल प्रोसेस वाज कंप्लीट ऑन 31, ये देखें सिजेशन, ये भी मत लिखो, सिजेशन किस दिन हो रही है जी? 31 अक्टूबर 2018। अच्छा, कमेंसमेंट में लेटर को लेना है ना, स्पेसिफिक लोन की वजह से। ठीक है, अब लेटर को लेना है तो लेटर में लोन रिसीव्ड अभी तक आया नहीं, वर्क स्टार्टेड हमारे जहन में है, डायरेक्ट कर रहा हूं ना मेजबानी। ठीक है, यकम जनवरी को वर्क स्टार्टेड, यकम फरवरी को फर्स्ट पेमेंट, और यकम मार्च को प्लांट वाज फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन ऑब्टेन्ड ऑन यकम मार्च। प्लांट के लिए ये लोन लिया है, स्पेसिफिक लोन है, तो यकम मार्च। तो यकम जनवरी, यकम फरवरी, यकम मार्च, क्या लेटर है? यकम मार्च। देखो मैंने कोई अंग्रेजियां नहीं लिखी है, लेकिन आप भूल जाओ तो लिख भी सकते हो। तो यकम मार्च 18 को लोन लिया, 31 अक्टूबर 18 तक कितने मंथ्स बनते हैं? 8 मंथ्स। ये कैपिटलाइजेशन का पीरियड था। लेकिन मसला क्या हुआ, यकम मार्च 18 से 31 अक्टूबर 18 के दरमियान ही 31 अगस्त वाला महीना भी आ रहा है, जिसमें 0.5 मंथ क्या था? सस्पेंशन। ठीक है, सही है ना? तो सस्पेंशन को आपने इग्नोर करने के लिए जब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकालना था तो 500 का लोन लिया, 18% इंटरेस्ट रेट है, और 5 नहीं, कितना 8 नहीं, 8 में से माइनस करना था 0.5 को, डिवाइडेड बाय 12 लेना था। ठीक हो गया? तो सही है। कितना आता है वैसे बता दो, जल्दी कर लो यार, 20 मिनट अब रह गए हैं सिर्फ, और मैंने वो सवाल करने। अच्छा जी, जो भी है अब देखें इधर,
देख लें, कल मैं टोटल कर दूंगा, 39.25 टोटल आना है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी 660 मिलियन है, इन सबको ऐड कर लें या यहां से उठा लें, चेक कर लें। तो 660 का एसेट था और 39.25 इस पे बोरिंग कॉस्ट ऐड हुई, ये 699.25 आपके प्लांट के कॉलम में एडिशन आना था, ठीक है। और जिस दिन ये आ गया है उस दिन से ऑनवर्ड्स इसको डेप्रिशिएट भी करना है आपने, ठीक है। वो आपने देख लेना किस दिन कंप्लीट हुआ, वैसे लिखा हुआ था 31 अक्टूबर पे, तो नवंबर और दिसंबर। उसके बाद पॉइंट 4 में ऑन लिख लें, टेस्ट में तो मैंने ऑन कर दिया था, ऑन 31 दिसंबर रिवैल्यूएशन हुई है। इस रिवैल्यूएशन में आपको जो मसला आना है ना वो इस 8.5 की फिगर का आना है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें उसने यकम जनवरी 8 पे खड़े होकर कहा है एसेट पहले से रिवैल्यू भी हुआ है। ऐसे किसी सवाल में अभी तक हमने नहीं देखा था कि पहले से रीवैल्यू हो और दोबारा हमारे पास रीवैल्यू हो रहा हो। तो ये मसला आएगा कल इंशाल्लाह, इसकी बात भी कर दूंगा आपके साथ, कोई और मसला हो तो भी डिस्कस करूंगा। तो ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज होमवर्क, ठीक है, कर लोगे ना। अब मार्क्स इंटू 1.8 करके कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये ग्रेनाइट वाला सवाल जो है ये थोड़ा सा क्विकली होना है। कितने बच्चों ने घर पे अटेम्प्ट किया था इसको? वेरी गुड, हो गया था। स्टिल अब देख 90% आबादी से हो चुका हुआ है, फिर दोबारा आंकड़ा करें, लेकिन मैंने फिर भी करवाना है। हाँ, बस थोड़ा सा ये होगा कि रह गए हैं कोई 17-18 मिनट, तो इन 17-18 मिनट्स में इस सवाल को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको बताई थी वो ये थी कि ये जो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज है, इसने 2 साल की मांगी है, तो 2 साल की वर्किंग बनाओ। तो क्विकली जरा 2 साल की वर्किंग बनाते हैं। आप लोगों ने हुआ है ना, इसलिए आप लोग नोट तो नहीं करेंगे, वैसे सोल्यूशन भी मौजूद है, सबके हाथ में कैलकुलेटर्स होंगे, सिर्फ समझना है। और आपस में बात करता हुआ कोई नजर ना आए मुझे प्लीज। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज ऑन 30 जून 2010। बेटा प्लीज बातें नहीं करें। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं भाई, ये ना यहां से रिकॉर्डिंग जो है ना इसका टाइम नोट करना है, ये मैंने बैच 1 को भी रिकॉर्डिंग देनी है यूट्यूब पे, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। उसके बाद नंबर 2, हालांकि बच्चे कह रहे थे कि हमें समझ आ गई, लेकिन फिर भी ना 2-3 बच्चे भी शायद ऐसे हो जो लेट आए हो या कुछ ऐसे हो, परेशान हो, तो इसलिए चलो वो मैं यूट्यूब पे चढ़ा दूंगा। आप पे भी किसी को समझ नहीं आएगा तो आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। उसके बाद जी यही काम दोबारा, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। क्योंकि सबने किया हुआ है सवाल, इसलिए मेरी ये चाहत होगी कि आप कुछ भी नोट ना करें, आप सिर्फ इसको देखें। ये क्विकली सही, आज शुक्र करें नई चीज फिर नहीं शुरू हुई, वही काम जरा दोबारा हाजमा। इसमें असल चीज जो सिखाने वाली है ना, असल सिखाने वाली चीज ये है कि रिसीट पेमेंट में कैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में बनाते हुए और चीजों को रोकना है 1 साल के अंदर। तो इसलिए सबकी तवज्जो मुझे चाहिए, बैच 1 वाले बच्चों की भी जी, जो घर पे बैठे यूट्यूब पे देख रहे हैं इसको। 1 मिनट, मार्कर तो धोखा है ये वाला जी। नंबर 1 माना कि नहीं है, लेकिन चलो अपना फॉर्मेट जरा तेजी से बना लेते हैं, तो ताकि क्लियरली पता लग जाए इस साल में होता है, इस साल में नहीं होता, पता लग जाएगा, ठीक है। लोन प्रोसेसिंग चार्ज। नंबर 2, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन्स। अब मेरे बच्चों और पागल खानों, 2 किस्तें पे हुई थी इस साल में 11 वाले में, तो इसलिए 3-4 लाइनें छोड़ लो। उसके बाद लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स। अगर किसी को ये फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इतनी देखने वाली बात है नहीं, ये याद ही हमें तकरीबन, ठीक है ना। लेस इन्वेस्टमेंट, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, अब फिगर्स वगैरह जो है वो नजर आती है। उसके बाद हम बनाएंगे यहां पर रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। तो वर्किंग नंबर 1 हमारी होगी रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, ये वाले निकाल के रखें। इसमें डेट, बातें मत करो यार, डिस्क्रिप्शन, बैलेंस, जनरल लोन्स,
और स्पेसिफिक। ठीक है जी, चलिए साइड पर, कोई बात नहीं, इनको अच्छा जी, जो पहले वाले रखे हैं। अच्छा जी, अब सवाल शुरू करते हैं, जगा दें सबको, साथ वालों को, अब जाग जाए, सवाल शुरू होने लगा, फॉर्मेट बन गया। ऑन यकम मार्च 10 ग्रेनाइट कॉर्पोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स न्यू प्लांट। तो वर्क स्टार्टेड यकम मार्च 10 पे, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च 10 टू मीट ग्रोइंग डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। द न्यू प्लांट वाज कंप्लीटेड एट द कॉस्ट ऑफ 100 मिलियन। तो वर्क कंप्लीटेड 31 मई 2011, ये लिखा हुआ है 31 मई 11 पे काम मुकम्मल हो गया। अब इसको ना देते, मिटाई देते, ठीक है जी। यकम मार्च 10 पे काम शुरू हुआ, वर्क स्टार्टेड, और 31 मई 11 पे काम खत्म हुआ। जीसी फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सोर्सेस। पॉइंट नंबर 1 में एक स्पेसिफिक लोन है, पॉइंट 2 में जनरल लोन है, शुक्र है अकेला है, और पॉइंट 3 में कह रहा है सरप्लस फंड्स, और पॉइंट साथ ही पेमेंट्स बता दें। अब खैर से हमारा साल जो है वो 30 जून, यकम जुलाई 9 से शुरू होकर 30 जून 10 तक जाता है, ठीक है, और फिर 30 जून 11 तक दूसरा साल जाता है। अब काम शुरू हुआ है यकम मार्च पे, यहां कहीं ऐसा ही है, यकम मार्च 10 पे। तो इधर नहीं, इधर, ये असल में ये यकम मार्च, तो मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने, ठीक है ना, मार्च अप्रैल मई और जून, मैं लिख नहीं रहा, जगह तंग है, ठीक है। ये 4 महीने आपका प्रोजेक्ट इस साल में रहेगा, और फिर चलते चलते 31 मई तक जाना है, जिसमें आपको ये 31 मई नीचे लिखा तो क्लियरली नजर आया उधर से, ये 31 मई 11। तो हमारे पहले साल में ये 4 महीने तक रहा, और दूसरे साल में ये प्रोजेक्ट 11 महीने तक रहा, जिसमें दूसरे 1 महीने की वो सस्पेंशन भी थी फरवरी वाले महीने में, ठीक है ना, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब जब यकम मार्च को कमेंसमेंट करनी है, लेटर तो यही आ गया ना, लोन रिसीव भी इसी दिन आ रहा है। ऑन यकम मार्च 10 आ 7 ईयर लोन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन, और फिर फर्स्ट पेमेंट भी इसी दिन आ रही थी, आपने घर पे देखा यकम मार्च, तो कमेंसमेंट तो यकम मार्च को ही होनी थी। लेकिन पहला साल 30 जून पे एंड होना था, तो 4 महीने की बोरिंग कॉस्ट सिर्फ कैपिटलाइज करने की इजाजत थी पहले साल में, यह जो एंड हो गया, ठीक है। और फिर अगले साल में 11 महीने बनते हैं यकम जुलाई से 31 मई तक, यकम जुलाई 10 से 31 मई 11 तक। तो पहले साल में 4 महीने, ये एंड आ गया, फिर आगे, ठीक है। एक काम था असल में थोड़ा सा देखने वाला, चल जी। ऑन यकम मार्च 7 ईयर लोन ऑफ 70 मिलियन was obtained specifically for construction. Loan carried a markup of 13%. An arrangement fee of 1% of loan amount was also paid. तो 1% of loan amount क्या है? लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 70 मिलियन इंटू 1% कितना आ गया, और यहां पे हमने लिख लिया रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन मिलियन, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन लेना, लोन 70 मिलियन का है, इंटरेस्ट रेट 13% है। अब सुनो, लोन आया किस दिन, यकम मार्च को, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने का इंटरेस्ट ही बनता था, और 4 का ही कैपिटलाइज। लेकिन ना मैंने बटों में फासला डाला है, ना मंथ लिख रहा हूं, क्यों? सस्पेंशन है तो सही, पर इस साल में नहीं है, नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। 3.03, और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए तो आपको रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं दूसरे का भी मुफ्त वाले नंबर ले लेते हैं ये। अब पढ़ते हैं आगे, वो कहता है, ये बात तो पूरी होगी ना, 13% भी आ गया, 1% भी आ गया, 70 मिलियन, ठीक है। अब वो कहता है 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ 5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त 10 एंड 28 फरवरी 11। लें जी, लोन तो आया था यकम मार्च को, ठीक है, लेकिन इसकी किस्तें पे होनी है 6-6 महीने बाद, ऐसा ही है। तो पहली किस्त जाकर पे होनी है यहां जुलाई, अगस्त और 31 अगस्त, वैसे ही है। और फिर अगली किस्त जाकर पे होनी है 28 फरवरी को, ये यहां फिर 6 महीने बाद, ठीक है। तो
अब जरा सोच कर बताना, 70 मिलियन का लोन लिया था, 30 जून 10 तक कितना आउटस्टैंडिंग रहा? पूरा 70। लेकिन 31 अगस्त को इसमें से 5 रीपे होने हैं, ये कितना रह जाएगा? 65। फिर यकम सितंबर से लेके 28 फरवरी तक ये कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा? 65। उसके बाद फिर 5 पे होगा तो रह जाएगा 60, वो 60 रहेगा। फिर अगले मार्च, अप्रैल, मई, जून में भी होना, लेकिन हमारे लिए जून रेलेवेंट नहीं है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल सकता है जी, अगले साल का भी इंटरेस्ट एक्सपेंस निकल सकता है। समझ आ रही है सबको? जिन्होंने घर पे किया उनको तो खूब समझ आ रही होगी। 70 ही आउटस्टैंडिंग रहा इंटू 2/12 फासला रखा। कौन कौन से मंथ्स हैं? अब चूंकि इस साल में सस्पेंशन है, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ही आउटस्टैंडिंग रहा ना। ये 70 जो था, ये 31 अगस्त को इसमें 5 मिलियन की रीपेमेंट हुई है, सवाल में लिखा हुआ जो आपने घर पे किया है ना, ठीक है। तो फिर 65 रह गया, ठीक है। अब 65 आउटस्टैंडिंग रहा यकम सितंबर से 28 फरवरी तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने, ठीक है। तो 65 इंटू 13% इंटू 6/12। कौन कौन से मंथ्स? कौन कौन से मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बस मार्च नहीं है, मार्च नहीं, ठीक है। उसके बाद अब 28 फरवरी को एक और किस्त पे हुई, यही लिखा हुआ है ना, इधर देखो, 31 अगस्त 10 और 28 फरवरी 11, ठीक है। तो अगली किस्त पे हुई 28 फरवरी 11 पे, ये बनता है फरवरी 11। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 28 फरवरी, ये महीना जो मैंने सस्पेंशन वाला बनाया था, ठीक है ना। 28 फरवरी को एक और 5 पे हो गया, ठीक है। तो फिर ये कितना रह गया? 60 इंटू 13% इंटू, अब देखो वैसे तो अप्रैल, सॉरी मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने बनते हैं, लेकिन हमने तो सिजेशन कर देनी है 31 मई पर, तो हमारी कैपिटलाइजेशन तो फिर 3/12, ठीक है। बटों में फासला है। मंथ कौन कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, मई, ठीक हो गया। चलें आगे। मैं तो कहता हूं जरा सस्पेंशन को ऐसे देख लेते हैं, कौन सा महीना सस्पेंशन था? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सिर्फ एक ही है यहाँ पर -1, ऐसा ही है ना, सिर्फ एक ही जगह पे आया है। वैसे ही मैंने कहा चलो कर ले, जरा रिसीट पेमेंट में काम आ जाएगा, वरना वहां पे जाके भी देख सकते थे, ठीक है। नहीं, आंसर बाद में निकाल लेंगे, वैसे ही मैंने बस कर दिया। अच्छा चले, अब जी रह क्या गया? इन्वेस्टमेंट इनकम। और इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए हमें चाहिए होता है रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, उसको नंबर डेट वाइज नंबरिंग कर लेते हैं उसकी जी। यकम मार्च 1A क्यों बोला? क्योंकि इसी दिन 1% कमिटमेंट फी भी है, 1B आ गया, और फर्स्ट पेमेंट भी है, 1C भी आ गया, ठीक है। उसके बाद पूरा मार्च गुजर गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और 31 अगस्त आता है। 31 अगस्त पे 2A भी है और B भी है, क्योंकि इंटरेस्ट भी है, और तो कुछ नहीं है। उसके बाद अगस्त भी गया, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, नवंबर भी गया, दिसंबर भी गया, जनवरी आ गया, फिर फरवरी आ गया, 4A एंड B, फिर मार्च, अप्रैल, मई, बस खत्म। 30 सितंबर को तो छोड़ो, हम नंबर ही नहीं लगाते, लगा भी होगा तो कोई काम नहीं आना इसमें, ठीक है। अब शुरू करते हैं जी। डेट है लेटर यकम मार्च 10 पक्की बात है, 10। लोन रिसीव्ड कितना? 70, ठीक है, सही है। देन यकम मार्च 10 पर ही कमिटमेंट फी, वो लिखी हुई है, दोबारा क्यों कैलकुलेट करें? 0.7। फिर इसी दिन कुछ और भी हुआ है जी, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। भाई साकिब बात सुनो, सर की क्लास पता करो एग्जैक्ट शुरू कितने बजे होती है वैसे टाइम टेबल में? अच्छा जी, बस और तो नहीं है, ABC था ना, 4.3। नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आगे चलते हैं। 1A 1B 1C हो गया, 2A 2B 31 अगस्त। इसमें ना एक चीज आनी है, हाँ 30 जून 10 दरमियान में आना है, होना कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ रुकेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको देख लेते फिलहाल तो 31 अगस्त 10 लोन प्रिंसिपल रीपेड, ये R लिखा हुआ है, 5 मिलियन, और 31 अगस्त 10 पर इंटरेस्ट पेड। अब बैंक को तो पे करना है 6 महीनों का, अच्छा
ये ऑफिशियल टाइम है 10, हो नहीं सकता 5 मिनट का फासला। ऑफिशियल टाइम जरा टाइम टेबल पे देखो, देख क्या हो जी। इंटरेस्ट पेड, सबसे 5 मिनट लेके आओ को आज आखिरी बार दे दे जी। सुने, ये 31 अगस्त को इंटरेस्ट पे तो 6 महीने का होना है, फरवरी नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीनों का। इसमें से वो फरवरी का महीना हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस में कैपिटलाइज नहीं किया, तो फिर यहाँ पे भी वही महीने आने चाहिए ना बेटा। इधर देखो, ये इंटरेस्ट पेड कितने महीने का है, कौन से महीने से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये वो वाला है, और ये तो फिर पूरा आएगा, ये तो मुकम्मल जी। कितना जी, 70 इंटू 13%, 6/12, ठीक है, 4.55। और कुछ है जी इस दिन? नहीं। पॉइंट, इधर देखें जी, 0.45 नहीं, 1 मिनट बेटा, ये तो आंसर दें। अच्छा सुने, 44.3 में से 9.55 माइनस किया तो 7, ठीक है। उसके बाद 3 आया, 31 जनवरी की पेमेंट, और इसने कबाड़ा कर दिया। 31 जनवरी 11 पर सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट अखीर ही कर दी उसने, कितने मिलियन, आ जाओ ब्रैकेट में। तो पैसिफिक लोन 34.75 चला गया, और 30.25 तो जनरल लोन से भी पे करना पड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस 28 फरवरी पर ये वो वाला इंटरेस्ट है, 28 फरवरी 11, लोन प्रिंसिपल रीपेड कितना, 5, और हाँ जी ये वो इंपॉर्टेंट वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पेड। अब जरा देखो इधर, कौन कौन से मंथ्स हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट है। ये इन 6 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, वही है ना। वहां पे फरवरी नहीं लिया, यहां पे भी नहीं लिया, जितने महीने का कैपिटलाइज किया वही यहां से माइनस करना है, ठीक है। तो हो कितना चुका है, 70 में से किस्त पे हो गई थी ना, 65 इंटू 13% इंटू 5/12 जी, 3.5। अब ये 2 है बस एक दिन, और तो कुछ नहीं है 28 फरवरी को, सी तो नहीं है कोई, 8.5। लो भाई बच्चों, अब सिर्फ रेट्स लगना रह गए। पहले साल में तो सिर्फ एक चीज आनी है, यकम मार्च से पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून। कितनी इन्वेस्टमेंट इनकम है जी, 44.3 पर 8% इंटू 4/12 कितना, ये मुश्किल या आसान, पहला साल बिल्कुल आसान था, ठीक है। माइनस करके बताओ, 85, जनरल लोन कोई नहीं है, और 2.5, डन हो गया, सही है। अब अगले साल में आए, अगले साल में एक्सपेंस तो पहले ही निकाल चुके हैं हम, यार लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं आने, एक्सपेंस इसका निकल चुका है, ये 5.99 डन। अब इन्वेस्टमेंट इनकम की बारी आई, तो भूल ना जाना कि ये 44.3 30 जून पे रोका हुआ था, अब अगले महीने भी इसके देखने हैं, ये जुलाई और अगस्त, 2 महीने मजीद इस साल में पड़ेंगे। 44.3 इंटू 8% इंटू 2/12, कौन कौन से 2 मंथ्स, जुलाई और अगस्त, ठीक है। फिर ये बदल के बैलेंस हो गया 34.75, 31 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे ही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कितना आया जी, 37 इंटू 5/12, कौन कौन से, कोई नहीं, कांटे वाला कोई काम नहीं आया, आंसर निकाल लोगे ना, मैं नहीं निकाल रहा, हाँ 1.75, ठीक है, इसका नेट आ जाएगा। अब रह गई आखिरी बात, जनरल लोन की पेमेंट चाहिए होती है हमें, और डेट चाहिए होती है। पेमेंट है 30.25, रेट की टेंशन ही कोई नहीं थी, एक ही रेट था, क्योंकि एक ही लोन था। GC has running finance facility of 100 carrying a markup of 14%, any additional amount required shall be financed from this। तो फिर कितना रेट है, कोई जरूरत नहीं निकालने की कहीं से, 14% इंटू
31 जनवरी को पेमेंट हुई है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 बटा ओ फरवरी, कौन कौन से महीने? अरे फरवरी तुम चलो निकलो यहां से, पढ़ेगा। नेक्स्ट 8.52 डेट है 28 फरवरी, 8.52 इंटू 14% इंटू मार्च, अप्रैल, मई, 3/12। इसमें कोई वो वाला मंथ खतरनाक नहीं आ रहा, ठीक है जी। तो 1.36 और ऊपर वाले का 5. और ग्रैंड टोटल 6.7 नहीं, इसका जवाब दो 7 60। ठीक है जी, होमवर्क में मंडे वाला सवाल है और इसको भी रिवाइज कीजिएगा, वहीं पे रखिएगा। आमिर भाई जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, ये ऑनलाइन में 125261 ये वही वदीद फुल नेम है, 72% इनके मार्क्स हैं, इन्होंने टॉप किया है। 125261 वदीद ने। अल्लाह हाफिज।